इस टीम का हिस्सा हैं, 15 रुकनी स्क्वाड का। यानी हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती जो है वो उनकी हुई है सरप्राइज है। हाँ बिल्कुल शामिल होगा। इस टीम को आप कैसे देखते हैं? यार हर लिहाज से परफेक्ट टीम है। हर लिहाज से आप ओपनर्स बैट्समैन से शुरू हो जाए, देन मिडिल ऑर्डर आ जाओ, आप स्पिनर्स पे आ जाओ, फास्ट बॉलर पे आ जाए। आई नो कि बुमराह नहीं है, लेकिन आई नो खैर जिस तरह का बॉलर बुमराह है उसकी जगह लेना भी कोई आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इनके पास ऐसा बीच में जो फास्ट बॉलर्स हैं, शामी भी है जो कि नया बॉल बहुत अच्छा करता है। कि में भी वो वनडे में इन कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रगल करे, अगर रिवर्स मिल गया तो ठीक है, वरना वो पेस की वजह से स्ट्रगल करेगा। लेकिन नया बॉल एक्सीलेंट, नया बॉल ये हो गया, और बुमराह इससे अच्छे बड़े कम बॉलर नजर आएंगे नए बॉल करते हुए। तो टीम हर लिहाज से हमारी कंडीशन के, इवन के बाहर की कंडीशन में भी टीम शूट कर रही है और क्रिकेट अच्छा खेल रही है। क्रिकेट नया टैलेंट जो आ रहा है वो नया टैलेंट इस तरह का आ रहा है कि मैच के मैच या सीरीज की सीरीज ही जितवा देते हैं। मोमेंटम में है और जो आ रहा है वो हीरो बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके उनके नए प्लेयर जो जितने भी आएंगे ना, वो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है, वो चेहरे से पता चल रहा होता है कि कॉन्फिडेंट है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो जिस सिस्टम के तहत और जिस डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आईपीएल के अंदर जो क्राउड के सामने जिन लोगों प्लेयरों के साथ जिन ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, इनके चेहरे इनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क नजर आता है जब ये नेशनल ड्यूटीज पे आते हैं। तो फिर साथ ही साथ हम सिलसिला शुरू कर देते हैं और आपको साथ जोड़ने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। जिस तरह आपको शुरू में बताया था दैट यू नीड टू आस्क क्वेश्चन एंड यू नीड टू आस्क क्वेश्चन। हमारे लेजेंड सामने बैठे हैं, आस्क लाला, आस्क यूसुफ, हैशटैग लगा के आप सवाल पूछ सकते हैं हमारी इस लाइव स्ट्रीम पर और हम आपके सवाल एडअप करेंगे। तो आकाश सिंह लाला आपसे पूछते हैं। आकाश सिंह कहते हैं हैशटैग आस्क लाला, शाहिद अफरीदी सर आपके हिसाब से इंडिया टीम में क्या कमी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? कोई कमी जो आपको दिखती है कि क्या? सबसे ज्यादा बड़ी कमी जो है सिंह साहब वो ये है कि पाकिस्तान आना चाहिए था इंडिया की टीम को। हाँ, बस ये कमी, इसके बगैर वो कंप्लीट नहीं लग रही। हाँ। कि सारी दुनिया आ रही है और आप लोग नहीं आ रहे। खैर पहले बात तो ये कि आना चाहिए था, क्रिकेट है, सब जमा हो रहे हैं, आपको भी आना चाहिए था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल में, बुमराह की एब्सेंस। टीम हर लिहाज से परफेक्ट है। मैं सिर्फ बुमराह को याद नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई टेबल टेनिस या स्क्वॉश का मैच नहीं है कि एक प्लेयर के ऊपर हम एनएसआर करें, जैसे मैं भी सुनने को मिल रहा है, मुझे मिलता है कि यार साइम अयूब को होना चाहिए था। ये ठीक है, साइम अयूब बहुत जबरदस्त फॉर्म सब कुछ है, लेकिन साइम अयूब की जगह दूसरा साइम अयूब क्यों तैयार नहीं बैठा हुआ पीछे, जो मेरा हमेशा से इशू रहा है। तो मेरे ख्याल में टीम इंडिया की बहुत जबरदस्त है और हर लिहाज से परफेक्ट है, तो किसी चीज की कोई कमी मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रही। जो सर 5 स्पिनर्स खिलाए हैं, ये कंडीशंस को देखते हुए टीम में स्क्वाड में शामिल किए हैं कि उनके सारे मैचेस दुबई में उन्होंने खेलने हैं, तो इस वजह से आपको लगता है कि ये वाला फैसला, और उन स्पिनर्स में भी ये इजाफी खूबी, बैटिंग भी करते हैं। देखिए उनमें 4 जो स्पिनर है ना, उनमें से 3 तो बैटिंग करते हैं, जडेजा और अक्षर पटेल दोनों डेंजरस प्लेयर हैं। सुंदर यादव उसने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बैटिंग में भी, और ये चक्रवर्ती भी स्पिनर है वहाँ वो भी स्पिनर। अच्छा उसका मुझे नहीं पता, इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे, बैटिंग का मुझे नहीं आइडिया करता है कि नहीं, लेकिन उनकी अगर टीम देखी जाए तो बहुत जबरदस्त टीम है। बुमराह जो है ये इनका 50% मैच विनर प्लेयर है, ऐसा बोला, अकेला मैच जितवाने वाला बंदा है वो। उसका इनकी टीम में ना होना मुश्किल जरूर होगी इनको, क्योंकि मैंने ऐसा बॉलर बहुत कम देखा है कि जो नया बॉल इतना अच्छा और राइट एरिया में ऐसी जगह पे करता है कि एज ए बैट्समैन मैं जब देख रहा होता हूँ उसको बॉलिंग कर रहा होता है, जब बहुत टफ जगह पे बॉल फेंकता है, वो एरिया जो है बहुत डेंजरस है, और उसका एक्शन जो है वो ऐसे बॉल अंदर पड़ के बाहर निकलता है जो आसान नहीं है खेलना किसी के लिए भी, किसी भी कंडीशन में। और दुबई जैसी कंडीशन में भी वक्त डाल सकता है, मुसीबत डाल सकता है। अगर आप देखिए T20 में 22 रन 23 रन देता है, 2-3 विकेटें ले जाता है, वही मैच खत्म हो जाता है। कोई एक बॉलर आपका ऐसी बॉलिंग करे, 50% उसकी टीम में उसकी विनिंग का हिस्सा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनके पास थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा, लेकिन शामी काफ़ी अर्से बाद आ रहा है, देखते हैं कैसी क्रिकेट खेलता है। प्रेशर गेम होगी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें कैसी परफॉर्म करता है। अदरवाइज अगर उनकी बैटिंग देखें तो 2 सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार कह सकते हैं। रोहित शर्मा जो है वो किलिंग प्लेयर है, वो कहीं भी अपने स्कोर के लिए नहीं जाता। वो अगर आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में वो 3-4 कर सकता था आसानी से, लेकिन उसने जो मोमेंटम था उसको नहीं रुकने दे रहा था, वो वैसे ही अपनी पेस को लेकर चल रहा था। फिर उनका जो मेरा ख्याल प्लानिंग का हिस्सा है कि कोहली आके थोड़ा सा उसको रोकता है, लेकिन फिर वो आराम आराम से लेके चलता है। वो उनकी टीम जिस तरह की है, सारे प्लेयर अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बीच में कोहली 90, ये भी कम स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा कम लगता है, लेकिन क्योंकि वो इस तरह का प्लेयर है कि उसके इर्द गिर्द सब ने चलना है। तो टीम उनकी बहुत बैलेंस है। पीछे से जडेजा जैसी हिटिंग करता आगे जब उसका दिन होता है। पांड्या का तो अभी हमने बात ही नहीं की, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, एक्सीलेंट प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि बॉलिंग में शायद बैक की वजह से उसको कुछ हो, लेकिन बैटिंग वो बहुत जबरदस्त करता है, प्योर बैटिंग। ऐसे लगता है कि प्रॉपर बैट्समैन है, इस तरह की वो बैटिंग करता है। हिटिंग उसकी कमाल की है और गैप्स में मारता है, तो उनकी टीम बहुत बैलेंस है। ऋषभ पंत, मतलब किस का नाम ले, कुलदीप कंडीशन में, पेवानी पिचेस की कंडीशन में, और जिस तरह की पिचेस चल रही हैं दुबई, मैं देख रहा हूँ जो सीजन चल रहा है उसमें मेरे ख्याल में तो 230, 35, 40 रन भी जो है ना इतने आसान नहीं होंगे। तो स्पिनर्स इनके पास, जिस तरह काका क्या यूसुफ कह रहा है, स्पिनर्स उनके पास इतने सारे हैं कि वो उस एरिया को, बुमराह के एरिया को कवर करेंगे। वो भी एक प्लान के साथ आएंगे, इस कंडीशन के हिसाब से आएंगे। उनको पता है कि सारे मैचेस उन्होंने दुबई में खेलने हैं। बट लाला IL T20 अभी खत्म हुआ है दुबई में, बट आपको लगता है कि शायद ICC ने कोई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई सरफेस, कोई
स्ट्रिप रिजर्व की भी होगी, बिकॉज इतनी क्रिकेट हो चुकी है कि वाकई ये स्पिनर्स तो आपको कोई रन नहीं बनाने देंगे, जितनी एक लॉट है स्पिनर्स की और जितने क्वालिटी स्पिनर्स इंडिया के पास हैं। मगर चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि रीस्टार्ट हो रही है एज एन इवेंट, 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का री इनॉग्रेशन हो रहा है। आपको लगता है हाई स्कोरिंग मैचेस हम यहां पे जो पिचेस देखेंगे वो चौके छक्कों वाली पिचेस होंगी, वो हाई स्कोरिंग पिचेस होंगी? दुबई में ऐसा होता हुआ दिखता है आपको? सवेरा इंडिया आईसीसी है, ठीक है ना, तो वो जिस तरह चाहेंगे पिच बनाएंगे वहां पे दुबई में, मेरे ख्याल में। मैं तो यही कहूंगा कि उस मैच में, जिस मैच में हमने चेस किए तो फलाना ओपनर खेला था, और जिस मैच में हम रन्स बनाने जा रहे हैं उसमें किस ओपनर से बैटिंग कराएं, या तीसरे पे किसको भेजें। चलो जी, बाबर अगर तीसरे पे आता था उसको नहीं दे के रिजवान को ऊपर ले जाते हैं, या सलमान आगा को ऊपर ले जाते हैं, या तैयब ताहिर से ऊपर बैटिंग करा लेते हैं। इसी तरीके से बॉलर्स को, शाहीन को आज नया बॉल नहीं कराते, हसनैन को ले जाते हैं। फ़हीम को अगर आप खिला रहे हैं, फ़हीम से चले नया बॉल करा लेते हैं, ये इब्रार से करा दें नया बॉल, इब्रार से आखिरी ओवर करवा दें। ये जब आप सारी चीज़ें करते हैं ना, ठीक है, पूरी टीम को समझो, प्लेइंग 11 को हर मैच में डिस्टर्ब करते हैं ऊपर नीचे करके, तो समझ आती है यार ये आप कॉम्बिनेशन चेक करना चाह रहे थे, या देखना चाह रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी हमने क्या करेंगे। सही है, आपके पास तो कॉम्बिनेशन क्या, पूरी टीम ही नहीं है, आप कॉम्बिनेशन क्या खिला रहे हैं? ये सिलसिला तो आप रुक जाना। आपके पास जेन्युइन नहीं, देखिए बात सुनिए, आपके पास जेन्युइन ओपनर नहीं, आपके पास जेन्युइन स्पिनर नहीं। फ़हीम अशरफ दूर दूर तक नहीं था, वो आया, वो पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। खुशदिल शाह की जगह नहीं बन रही थी, आप उसको लेके आ गए। बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, वो क्या करेगा कोई पता नहीं है। बाबर आजम क्या करेगा? तैयब ताहिर नया आया है, इसका जवाब आकिब जावेद ने दिया। ठीक है, तैयब ताहिर नया आया है, वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है फिलहाल, जिस नंबर पे भी आ रहा है। अच्छा, फिलहाल आपके पास 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं, सलमान आगा, रिजवान और फ़खर जमान। ये 3 प्लेयर ऐसे जिस पे आप ट्रस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि यार शायद ये इनकी फॉर्म है, ये कुछ कर जाए। अगर मुझसे कोई बॉलर्स की बात करेगा, जो हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है, फास्ट बॉलर्स ने, मुझे तो उनकी भी समझ नहीं आ रही, वो पता नहीं कैसी बॉलिंग। चलें, इस पे भी मैं आपसे पूछूंगा बॉलर्स पे। अभी बाबर आजम के हवाले से उनसे पूछा गया कि बाबर को ओपन कराया जा रहा है, ये शायद उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो आकिब साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि बाबर हैज़ बीन ओपनिंग लेटली, वो काफ़ी अरसे से, मतलब रिसेंटली वो ओपन ही करता है, टेस्ट मैच में भी और वनडे में भी, और T20 में तो करते ही ओपन है वो। तो बाबर आजम के हवाले से तफसीली जवाब आकिब जावेद का सुनिए। जो चैलेंज है वो टॉप ऑर्डर पे नहीं है, क्योंकि ऐसी पिचेस में ना कोई सीम है, ना कुछ इस तरह से कोई मूवमेंट है, ना बाउंस है। तो हमारे लिए ये था कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है, अगर वो इन पिचेस के ऊपर ओपन पे आए, 10 ओवर का जो दायरा है उसमें हार्ड बॉल है, अपनी क्रिकेट खेले, तो वो हमें ज़्यादा सूट कर सकता है। और दूसरा ये कि हमने जितने भी अभी जो कॉम्बिनेशन चल रहा था ना, चाहे वो टेस्ट है चाहे वो वनडे है, जो प्लेयर इन थे, इन फॉर्म थे, जिन्होंने परफॉर्म किया, उनको अब लेके आए। एक चेंज आप अब देखेंगे कि जो वनडे में आई है, लोग उससे अभी तक समझ रहे हैं, बट कई दफ़ा मिस कर देते हैं, वो है आपकी 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक। वो जो 4 फील्डर्स बाहर है ना, उससे आपको वनडे में एक्सेलरेशन या आपको बहुत ज़्यादा अजीब सी शॉटें खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखें तो जितने ये प्लेयर्स हैं ना, जो टेस्ट वाले प्लेयर हैं और जो टेक्निकली राइट प्लेयर्स हैं, लाइक इवन विलियमसन या लैथम, ऐसे ज़्यादा अफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि आपको 4 फील्डर को सिर्फ आपने यूज़ करना है जो दायरे से बाहर है। सो आई थिंक कि हमारी जो, मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि जिस तरह बाबर खेल रहा है, ऐसी पिचेस के ऊपर ऐसे प्लेयर को ऐसी विकेटों पे ओपन ही करनी चाहिए और मैक्सिमम यूज करना चाहिए हार्ड बॉल का, 10 ओवर्स। तो थोड़ा सा उससे लंबा जाया नहीं जा रहा, और एट टाइम्स ये मुझे तो वही साइन नजर आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट गेम में एक इनिंग ड्यू है उसकी, तो वाई नॉट कि वो उस दिन करे जिस दिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आकिब साहब ने ये उम्मीद दिला दी कि उनको भी उम्मीद है कि बाबर किसी ऐसे दिन रन्स करेगा, जल्दी करेगा, हमें तो उम्मीद है जिस दिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी बाबर आजम ओपनर ही खेलेगा, क्योंकि उन्होंने जो बताया, कॉम्पोजिशन जो बताया, फील्ड प्लेसिंग जो होती है 11 से 40 ओवर में, उसमें सिर्फ 4 फील्डर्स बाहर होते हैं, तो उसमें करेक्ट प्लेयर लेथम है, विलियमसन है, बाबर है, इनकी ज़रूरत है। देखिए बात यह है कि जो आकिब भाई ने बातें की हैं ना, ये थोड़ा सा काफ़ी पीछे चले जाए। जब ये वर्ल्ड कप जीते थे ना, उस टाइम टीम कुछ भी नहीं थी इनकी, तो उस टाइम भी सारे कहते थे उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो ये सोच उनकी उस टाइम से चलती भी आ रही है। लेकिन जीत तो मिली ना, अब सुन तो लें, लेकिन सुन तो लें, अब मेरी बात सुन तो लें। जब उम्मीद भी आप करते हैं ना कहीं ना कहीं, लेकिन जो उस टाइम जो लड़के अनफिट हुए थे, सईद अनवर अनफिट हो गए थे, वकार यूनुस अनफिट हो गए थे, तो उस टाइम अगर ये दोनों अनफिट नहीं होते तो टीम कितनी तगड़ी थी। उसके बाद आप सोचते हैं कि यार अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमने टीम तो सही सिलेक्ट की थी, यहाँ तो टीम भी सिलेक्ट नहीं हुई थी। दूसरी बात ये कि बाबर आजम का मैं इनको जवाब दूँ, मुझे नहीं समझ आ रही है आकिब भाई क्या बात कर रहे हैं और क्या सोच के बात कर रहे हैं। वो देखिए, ये जो कंडीशंस है ना पाकिस्तान की, यहाँ पे सिर्फ फास्ट बॉलर्स को एक ही अच्छी परफॉर्मेंसेस है, तो वो हुई नहीं। T20 और टेस्ट मैचेस होते रहे, और T20 और टेस्ट मैचेस जो हैं, हमारा एक अपना टेक है उसके ऊपर, उनकी परफॉर्मेंसेस को लेके, और वो आप सबको पता ही होगा वो क्या है क्या नहीं है। फिर एज अ कैप्टन मतलब बहुत इवेंट्स मिले उनको, ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट उनको नहीं मिला या उनको सपोर्ट नहीं मिली, उनको पूरी सपोर्ट मिली, उनकी मर्जी के लड़के खेलते रहे, ठीक है। वो जहां पे जिसको
फिक्स करना चाहते थे, उनके पास ये पावर मौजूद थी, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो, चाहे वो कोचेस की तरफ से हो, हर एक ने उनको पूरा सपोर्ट किया, लेकिन बाबर आजम कोई भी एज अ कैप्टन इवेंट जितवाने में नाकाम रहे। अब आके जो फॉर्मेट आया है वो है ओडीआई फॉर्मेट। ये मुझे लगता है, मेरा पर्सनली बिलीव है कि बाबर आजम के लिए ये वेरी वेल सूटेड फॉर्मेट है, बिकॉज जो उनकी गेम है, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, वो नेचुरल है इस फॉर्मेट के अंदर, जहां पे उनको ज्यादा इम्प्रोवाइज नहीं करना पड़ता, जो कि T20 के अंदर शायद उनसे वो हो नहीं पाता, लेकिन वनडे के अंदर आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप एक इस तरह का प्लेयर जो कंसिस्टेंट है और एक एंड रोक के रखता है, वो एक एंड पे खड़ा रहे और बाकी सारी टीम उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करे, ठीक है, और वो भी खेलती जाए। तो ये एक बड़ा सूटेड एक नंबर 3 के ऊपर बाबर आजम का एक रोल ओवर द इयर्स रहा है, जिसमें उन्होंने वो बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। मेरा मानना है कि 50 ओवर की गेम में थकावट होती है और एक बड़ी इनिंग खेल के अगले मैच जिसमें 50 ओवर आपने बैटिंग भी की हो और आपने फील्डिंग भी की हो, फिर उसके बाद दोबारा से अगले मैच के अंदर एक दिन के बाद जाके दोबारा सेंचुरी करना या 80 करना या 70 करना और फिर फील्डिंग करना, ये मुश्किल हो जाता है। इसी तरह उन्होंने ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे मैच में वो परफॉर्मेंसेस देते रहे, तो ये उनके क्रेडिट पे चीज है। और क्योंकि टाइम 50 ओवर का होता है, कि 50 ओवर की क्रिकेट भी जो है बहुत इनोवेट कर गई है, आगे बहुत इंप्रूव हो गई है, और दुनिया जिस तरह क्रिकेट खेल रही है ये हम सबके सामने है। लेकिन क्योंकि हमारे अर्ली विकेट जो है वो गिर जाते थे, तो फिर नंबर 3 पे जो है ना, बाबर आजम आके ओडीआई के अंदर सहारा देते थे टीम को और बाकी सारी टीम को अपने इर्द गिर्द खिलाते थे, ये उनका काम था। और अब बाबर आजम को जो है नंबर 3 से हटा के ओपनर कर दिया गया। देखें, इसमें बहुत दुनिया बहुत बातें कर रही है, हमने भी बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके पीछे एक वजह है। देखें, या तो बाबर आजम होते ना कि पिछले 4-6 महीने में उन्होंने रन्स के अंबार लगा दिए होते, बहुत ज्यादा रन्स पीछे उनकी बेल्ट के अंदर मौजूद होते, उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता, फिर आप किसी प्लेयर को इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं तो वो चल जाते हैं, क्योंकि बैट्समैन कॉन्फिडेंस के अंदर होता है, वो इस तरह की चीजें या चैलेंजेस टेकअप करने में उसको आसानी होती है। इस टाइम के ऊपर जहां बाबर आजम की जो फॉर्म है वो अच्छी नहीं है, इस टाइम के ऊपर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वो जो बचपन से जिस नंबर पे खेलता आ रहा है, या जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो आया है तब से जो है जिस नंबर पे वो खेलता आ रहा है, वहां से आप उसको ओपनर कर रहे हैं, ये ज्यादती है। ये आई थिंक, मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल एक रोल है जो आपने अपने प्लेयर, जो बेस्ट प्लेयर है ओडीआई के अंदर, उसको दे दिया, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट होगा उसके लिए। उसकी वजूहात भी हैं, उसमें देखें कि सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि अक्सर होते हैं कि फॉर्मेट्स चेंज हो रहे होते हैं, टेस्ट, फिर आगे 3 दिन बाद T20, फिर 2 दिन बाद वनडे, तो एक इंटरनेशनल प्लेयर को जल्द से जल्द अडेप्ट करना पड़ता है। 2 दिन में तो कोई प्लेयर नहीं बनता ना, ये सारा माइंड होता है गेम का, यहाँ पे गेम का माइंड होता है माइंड के साथ। तो माइंड जो है ये आपको फॉरन इंस्टेंट जो है वो बता देता है, जैसे ही आपको कॉल होती है कि ओके 4 डे खत्म हो गए, या टेस्ट मैचेस खत्म हो गए, या T20 खत्म हो गया, ओडीआई, तो वो ब्रेन आपका जो है पूरी बॉडी को मैसेज देता है, और ओवर द ईयर जो आपकी मसल मेमोरी होती है वो वापस आने लग जाती है। वो सारी चीजें आपकी मसल, जैसे ही उसको एक स्विचन मिलता है, ओके T20, तो वो T20 मोड में आपकी सारी बॉडी चली जाती है। जैसे ही आप उसको मैसेज देते हैं टेस्ट मैच, वो सारे के सारी फिर आपको थोड़ी बहुत उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है वो जल्द से जल्द अडेप्ट करता है। अगर सिर्फ प्रैक्टिसें करके करे तो 2 दिन में तो कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं होती। तो माइंड का सारा खेल है। अब उनका माइंड आखिरी 10 साल से ऑलमोस्ट, जब से वो पाकिस्तान खेल रहे हैं, जैसे ही ओडीआई का लफ्ज आता है, वो सारी चीजें जो वो 10 साल से करते आए हैं वो अब उनको चेंज करनी पड़ेगी। वो अब चाहे होटल से निकलना हो, चाहे आपकी इनिंग खत्म हो, तो बाबर आजम का माइंड तो यही है ना कि जाके यार अच्छा ओपनर जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा, और जैसे ही वहां विकेट गिरती है उनका माइंड स्विच ऑन होता है, फिर वो जाते हैं और सारी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है, जो ओवर द इयर्स रिएक्ट कर रही होती है। और फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो विच इज के ओपनर का बिल्कुल डिफरेंट होता है और आपके नंबर 3 का बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये और फिर आदत, अब ठीक है वो T20 में ओपनर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको इतना प्रॉब्लम मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन ओडीआई बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। फिर आपका जो एक बिल्कुल जो ओवर द इयर्स एक रिदम बना होता है कि हाँ यार ये मेरा रोल है, ओडीआई है, सारी मसल मेमोरी टेक ओवर करती है, और आप जाके सिर्फ जो है एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हैं, आपकी बॉडी आप गट की सुनते हैं और बॉडी आपका साथ दे रही होती है। ये इस दफा बाबर आजम के साथ नहीं होने लगा। बाबर आजम की जो सारी मसल मेमोरी है वो इस सारे दौरान के अंदर चेंज होगी। जहां वो आके 50 ओवर की फील्डिंग करके उसके बाद उनके पास इनफ टाइम होता था ड्रेसिंग रूम में बैठ के अपनी इनिंग के बारे, या जो भी उनकी एक रूटीन्स होंगे, रिचुअल्स होंगे जो हर बैट्समैन के होते हैं, अब वो ये नहीं कर पाएंगे। अब उनका माइंड डिफरेंट उनको देगा, हाँ मैंने पैड करने हैं, हाँ मैंने अंदर जाना है, अच्छा अंदर जाके हो सकता है पहला बॉल ही मैंने खेलना है, वनडे है। तो एज सच उन्होंने नंबर 1 पे जाके या ओपनर जाके ओडीआई में अंदर उन्होंने कुछ फील ही नहीं किया। ये बिल्कुल एक नया है। और इस टाइम के ऊपर जहां पे उनकी अब्दुल रज़ाक की तरह बॉलिंग भी और बैटिंग भी, और टॉप क्लास खेल रहा है, पहला सीजन है उसका। अब्दुल रज़ाक को बहुत बहुत मुबारक हो जी कि उसका बेटा
अच्छा प्लेयर है, और जब आप लोगों को नज़र आएगा तो उम्मीद है कि आप लोग भी तारीफ करेंगे। इसी तरह सलमान भट्ट का बेटा भी बहुत अच्छा है, अजहर अली का बेटा बहुत अच्छा है, वो अभी खेल नहीं रहा, अभी जूनियर लेवल पर हैं ये लोग, उम्मीद है कि ऊपर आए। तो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान टीम की कि ये जो 3 साल थे जो जीते हमने, हम कभी भी फेवरेट नहीं थे। 87 से बड़ी टीम आज तक हमारे मुल्क में नहीं बनी, जिसमें इमरान भाई कप्तान थे, और हम ऑस्ट्रेलिया से लाहौर में हारे थे। 99 का फाइनल खेले तो 2022 में भी फाइनल है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि बिफोर द टूर्नामेंट ये चैंपियन टीम। अंडर 19 में बोला जाता है टॉप 3 में पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, हालांकि अभी एशिया कप के सेमीफाइनल में आ रही है, लेकिन बोला जाता है नेचुरल टैलेंट होता है ना, नेचुरल चीज़ नेचुरली होती है। तो मैंने नोट बना रहा था, मैंने कहा यार बात में वजन है, पाकिस्तान टीम क्यों सरवाइव नहीं कर रही बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। सबसे बड़ा मसला क्या है? देखें, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ जब जोड़ा हूं तो हमेशा एक बात करता हूं कि टूर्नामेंट बॉलर्स जितवाते हैं। 99 का अपना 92 का अगर आपको फाइनल याद हो, वसीम भाई की जो रिवर्स हुई थी बॉल, आकिब की स्विंग और वसीम भाई की रिवर्स, सबको पता है। इसी तरह उमर गुल ने T20 में जो रिवर्स करी थी सबको पता है। आमिर ने अपना चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह ऊपर से 3 आउट कर दिए थे इंडिया के, नो डाउट फ़खर ने 100 करा था उसमें, हमने बड़ा अच्छा टारगेट एक पोस्ट कर दिया था। बाद में बात ये भी सुनी कि विराट कोहली ने टॉस जीत के बॉलिंग क्यों करी, वो 9 बॉल क्यों हो गई, वो पुरानी बातें, एवरी डे इज़ नॉट संडे। तो पाकिस्तान की टीम अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत से लोग बोल रहे हैं कि, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि शायद मुश्किल हो सेमीफाइनल में पहुँचना, लेकिन मेरी नज़र में सेमीफाइनल की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी पहले मैच की वैल्यू है। पहला मैच अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीता है तो फिर पहुँच जाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुँचना चाहिए और न्यूजीलैंड को मारना चाहिए। न्यूजीलैंड इतनी बड़ी टीम नहीं है, पता नहीं सब लोग बहुत हाईली रेट कर रहे हैं, माना ट्राई नेशन भी जीते हैं और उनकी टीम छोटे छोटे पीसेस में खेलती है, लेकिन वो डिलीवर करते हैं, हमारे नाम पे खेलते हैं, चले तो चले, नहीं चले तो सुभान अल्लाह। ये वो वजूहत हैं जो मुझे नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की रिवर्स नहीं हो रही है बॉलिंग में, रिवर्स स्विंग नहीं हो रही है, और वहाँ पे आकिब भी मौजूद है, अजहर भी मौजूद है, और जो बैटिंग कोच है वो भी डोमेस्टिक में फास्ट बॉलर ही थे। तो पहले तो सबसे पहले फास्ट बॉलर से रिवर्स स्विंग तो करवाएं, तरीके बताएं किस टाइम पे किस तरह बॉलों को ज़मीन पे मार के रिवर्स के लिए। अब तो थूक भी नहीं लगाते, पसीने से भी वो करते हैं, पहले तो हमारे टाइम में थूक भी लगता था तो ज़्यादा हेल्प मिलती थी। पाकिस्तान की बॉलिंग में अगर बॉल रिवर्स होगा तो चांस है, अदरवाइज मुश्किल है। सुबह मैसेज आया था कि माइट बी बाबर आजम नंबर 3 पे खेले, माइट बी, नॉट श्योर, माइट बी, लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान पे ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि उम्मीद है, मतलब श्योरिटी नहीं है कि अब तो बेहतर क्रिकेट खेले, अब तो प्रेशर भी नहीं है इनके ऊपर। प्रेशर जब होता है जब आपको रैंक किया जाता है टॉप 2 टीमों में, जैसे अभी इंडिया है। अगर आप इंडिया के साथ किसी टीम को रैंक करें ना इस टाइम पे, कोई भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का जो अभी फेटा लगाया है श्रीलंका में दोनों मैचों में, इंग्लैंड का जो फेटा लगाया है इंडिया ने, साउथ अफ्रीका की क्रिकेट इंप्रूव हुई है, चाहे वो वुमेन हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, अभी टेस्ट मैच के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी के बारे में तो चैंपियन ट्रॉफी में अगर हम शुरुआत से ही देखें तो उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा रहे। जहाँ एक तरफ ये रहा कि भारतीय टीम ने ऑलरेडी पहले ही मना कर दिया था यहाँ पर कि हम पाकिस्तान की टीम का दौरा नहीं करेंगे। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहसें भी होती रही क्रिकेट बोर्डों के बीच में, ICC के बीच में, लेकिन एंड में आखिरकार ये हुआ कि भारत ने क्रिकेट खेलने से ही मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और उसके बाद में पाकिस्तान जो पहले हाइब्रिड मॉडल के लिए मना कर रहा था, कह रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पर कोई भी मैच नहीं जाएगा, अगर ऐसा होगा तो हम अपने यहाँ पर टूर्नामेंट कैंसिल करा के हमें बाइकआउट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में ये टूर्नामेंट अब हाइब्रिड मॉडल पर खेला जा रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान अपनी टीम अपने मैचेस जो पाकिस्तान के साथ सारी टीमें जो है वो अपने मैचेस खेलेंगी पाकिस्तान के अंदर, वहीं इंडिया अपने सारे मैचेस खेलेगी दुबई के अंदर। तो दोस्तों इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपसी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी हुई, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इधर से कुछ बातें कही, उधर से भारत BCCI ने भी कहा, लेकिन एंड में आखिरकार यही हुआ कि पाकिस्तान को उनके आगे झुकना पड़ा। क्योंकि दोस्तों भारतीय बोर्ड जो काफ़ी ज़्यादा अमीर माना जाता है और उस बोर्ड के आगे किसी की भी नहीं चलती, क्योंकि ICC भी BCCI का ही हमेशा पक्ष लेता है। तो इस कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झुकना पड़ा और पाकिस्तान को भी अपना मैच जो है जो भारत के खिलाफ होगा वो भी दुबई के अंदर खेलना होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक होगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से
पाकिस्तान ये टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है और उसके बाद में पाकिस्तान को ही अपना मैच बाहर जाकर खेलना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत ने उन्हें अपने कदमों पर झुका दिया है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें दोस्तों इस बारे में कि जो टूर्नामेंट है 19 फरवरी से शुरू हो जाएगा, जहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच खेला जाएगा और इस मैच को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ तेज है क्योंकि दोस्तों जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने अभी पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन करके दिखाया है उसे देखकर पाकिस्तान की टीम का पलड़ा जो है काफ़ी ज़्यादा नीचा माना जा रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड ने अब पाकिस्तान को दोनों मैचेस में हराया और उसके बाद में पाकिस्तान दोनों मैचेस में हार गया। हालांकि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत गया था, लेकिन उसके बाद में अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो न्यूजीलैंड से और न्यूजीलैंड से वो दोनों मैचेस हारा है, तो पाकिस्तान पूरी तरह से दबाव में होगा चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच में क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने उनकी टीम के खिलाफ प्रदर्शन करके दिखाया है तो उसे देखकर वहाँ के उनके जो खिलाड़ी है काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस करेंगे और उसके बाद में ये देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम कैसा प्रदर्शन करके दिखाएगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। जो बाबर आजम की है उसके ऊपर उसके 123 मैचेस के अंदर तकरीबन 6000 रन हैं और बाबर ओपनिंग स्लॉट के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे थे कि जब आपके ऊपर से विकेट गिर जाती है तो फिर नीचे से संभालने वाला कोई नहीं होता। तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट खसूसन आकिब जावेद जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि फखर जमान के साथ पाकिस्तान एक नए ओपनर के साथ मैदान में जाए और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको नजर आएगी। और हमारे जराए से हमें यह मालूम हुआ है कि फखर जमान के साथ बाबर आजम अब ये ऑलमोस्ट 97% कंफर्म है कि वो ओपनर नहीं होंगे और जो नया ओपनर होगा अब ऑप्शन क्या क्या है पाकिस्तानी टीम के अंदर। एक सऊद शकील का ऑप्शन है क्योंकि असद शफीक ने एक मीडिया टॉक के अंदर बोला था कि सऊद जो है वो नंबर 5 पे भी बैटिंग कर सकते हैं, नंबर 6 पे भी बैटिंग कर सकते हैं और ओपनिंग स्लॉट पे भी बैटिंग कर सकते हैं। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि सऊद शकील शायद अपनी प्लेइंग 11 के अंदर जगह भी बरकरार ना रख पाए क्योंकि उस भाई से भी कुछ नहीं हो रहा। दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो है तैयब ताहिर और उस्मान खान। तैयब ताहिर भी मुझे नहीं लगता कि उसको ओपनिंग स्लॉट के ऊपर पाकिस्तान चांस दे सकता है। तो पाकिस्तान के पास अब एक ही ऑप्शन है वो है उस्मान खान। अगर बाबर आजम को ओपनिंग से हटा के दोबारा उसकी पुरानी पोजीशन 1 डाउन के ऊपर अगर हम खिलाने का फैसला करते हैं तो यह आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान के अलावा जो दूसरा ओपनर होगा वो उस्मान खान होगा। उस्मान खान के साथ पाकिस्तान टीम इंतजामिया यह सोच रही है कि बतौर ओपनर उस्मान खान को मैदान में उतारा जाए और बाबर आजम को उसकी पुरानी 1 डाउन की पोजीशन के ऊपर वापस भेजा जाए। ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो बीबीएन स्पोर्ट्स तक आ रही है। और प्रैक्टिस जब पाकिस्तानी टीम आज कर रही थी हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर तो उस प्रैक्टिस से भी यह अखज करना आसान था क्योंकि आप जब बल्लेबाजों को नेट्स के अंदर ट्रेनिंग कराते हैं तो आइडिया हो जाता है कि नए बॉल के साथ कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि नेट्स के अंदर बैटिंग को बॉलर्स को फेस करने के लिए आ रहे हैं। तो हमने देखा फखर जमान और बाबर आजम के अलावा उस्मान खान एक तीसरे ऐसे प्लेयर थे, बल्लेबाज थे जिनको नए बॉल के साथ पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है वो बैटिंग प्रैक्टिस नेट्स के अंदर कराती हुई दिखाई दी है। तो मेरी असेसमेंट भी यही है और मेरी खबर भी यही है कि उस्मान खान पाकिस्तान के ओपनर होंगे और फखर जमान जो हैं अब एक नए ओपनर के साथ इनिंग्स का आगाज करेंगे। पहली इंफॉर्मेशन आपके लिए ये ओपनर की मैंने आपको दे दी कि बाबर आजम अपनी 1 डाउन की पोजीशन पर वापस जाने वाले हैं और ये तकरीबन अब तक की इंफॉर्मेशन यही है कि ये होने जा रहा है कंफर्म में। तो दोस्तों देखा जैसे कि आपने वीडियो के अंदर की चैंपियन ट्रॉफी जो काफ़ी ज़्यादा चैंपियन ट्रॉफी शुरुआत से और अब शुरू होने जा रही है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव में रही और उसके बाद में अगर हम बात करें कि पाकिस्तान इस यहीं पर नहीं रुका कि जहां पर भारतीय टीम ने बाइकआउट करने की कोशिश कर दिया था, लेकिन उसके बाद में जो चैंपियन ट्रॉफी दुबई में शिफ्ट कर दी गई, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के जो मैदान थे वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुके थे और पाकिस्तान को रिनोवेशन कराने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। हालांकि ICC पहले ही अपना रेवेन्यू दे चुका था और पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम भी दे दिया गया था कि इस टाइम तक मैदान ठीक करने होंगे अपने और मैदान को जिस तरह से ICC द्वारा बोला गया उस तरह से मैदानों को फिल्टर मतलब ग्राउंड्स को तैयार करना होगा। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के जो मैदान थे वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुके थे ऑलरेडी और पाकिस्तान को ये मैदान ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए था। लेकिन हालांकि पाकिस्तान ने ये मैदान ठीक करके दिखाए वो हम जानते नहीं कि किस तरह से उन्होंने मैदान ठीक करे क्योंकि इतने कम समय में ऐसे मैदान कर देना कोई आम बात तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद ऊपर से ही काम कर दिया हो, लेकिन जो पिक्चर्स आती थी मैदानों की उसे देखकर ये लगता था कि पाकिस्तान के जो मैदान है शायद ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो मैदान है वो सुरक्षित नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को 2 बार अल्टीमेटम दिया गया था, एक बार 26 जनवरी तक का और उसके बाद में 31 जनवरी तक का और पाकिस्तान इन डेटों तक हालांकि मैदान कंप्लीट नहीं ग्राउंड्स कंप्लीट नहीं कर पाया था। लेकिन एंड चैंपियन ट्रॉफी ख़त्म होते होते तक शुरुआत होते होते तक उन्होंने अपने ग्राउंड्स कंप्लीट कर लिए। तो फाइनली चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में शुरुआत होने वाली है और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ पर कोई भी बड़ा टूर्नामेंट अब बहुत सालों के बाद हो रहा है और इस टूर्नामेंट का पाकिस्तान के लोग लुत्फ़ उठाना चाहते हैं।
लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनका जो ड्रीम था कि भारत की जो टीम है पाकिस्तान में खेलेगी और विराट कोहली को या रोहित शर्मा को खेलता हुआ देखेंगे, वो उनका सपना ही रह गया। क्योंकि दोस्तों भारत पाकिस्तान खेलने बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है और ये साफ क्लियर हो चुका है। और हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक तगड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट फैन है उनकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी है कि उन्हें उम्मीद थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उनके यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जिनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।